हेलो एंड आई वेलकम यू टू विज्ञान रिचार्ज। अगर आपको भी ये लगता है कि अमर होना नामुमकिन है तो ध्यान से सुनिएगा जो मैं बताने जा रहा हूँ। शायद आपने पहले कभी इन चीजों के बारे में ना सुना हो। तो चलो कहानी से शुरू करते हैं। हेनरिटा लेक्स नाम की एक महिला जॉन हॉपकिंस नाम के हॉस्पिटल के दरवाजे पर आती है। पेट में दर्द था, अंदर कुछ गांठ जैसा महसूस हो रहा था। डॉक्टर्स ने चेक किया और पाया कि उन्हें सर्विकल कैंसर है। उस जमाने में डॉक्टर्स अक्सर मरीज से बिना पूछे उसके शरीर पर प्रयोग या काट छाट कर देते थे, खासकर अगर पेशेंट गरीब या काली चमड़ी का हो तो ये मोहतरमा ऑपरेशन टेबल पर बेहोश थी। डॉक्टर ने चुपके से बिना इनसे पूछे ट्यूमर का एक टुकड़ा काटकर निकाल लिया और हेनरिटा को दर्द में ही घर वापस भेज दिया कि मैडम जाओ आराम करो, सब ठीक हो जाएगा। अब वो छोटा सा टुकड़ा डॉक्टर जॉर्ज गे के पास पहुंचा। देखो, इंसान के सेल्स बॉडी से बाहर निकलते ही 24 घंटे में मर जाते हैं। मतलब अक्सर नॉर्मल कंडीशंस में तो यही होता है, लेकिन हेनरिटा के सेल्स ये मर नहीं रहे थे। डॉक्टर गे ने जब अगले दिन माइक्रोस्कोप में देखा, हेनरिटा के सेल्स मरने के बजाय दुगने हो गए थे। अब आप सोच रहे होंगे भाई साहब इस बात का क्या मतलब निकलता है? तो भैया इस बात का मतलब है कि ये सेल्स नॉर्मल नहीं थे और साइंटिफिक कम्युनिटी में इसी चमत्कार के बाद अमर होने के राज ढूंढने शुरू कर दिए गए। 4 अक्टूबर 1951 को हेनरिटा की मौत हो जाती है। उन्हें एक बिना नाम की कब्र में दफना दिया जाता है। डॉक्टर्स ने उनके सेल्स को नाम दिया हेला सेल्स, हेनरिटा लेक्स के नाम के पहले 2 अक्षर से। भाई साहब इन सेल्स को दुनिया भर की लैब्स में भेजा गया, लेकिन इस कहानी का सबसे दर्दनाक हिस्सा अभी बाकी है और वो मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा। अब आगे सुनो। अब यहाँ से डॉक्टर्स को पहली बार ऐसा लगा कि अगर हम हेला सेल्स के अमर होने के गुण को निकालकर नॉर्मल इंसान के सेल्स में डाल दें, क्या पता वो भी अमर हो जाए। और भाई साहब यहीं से शुरू होता है अमर होने का लालच, जिसका इतिहास बहुत पुराना है। देखो, चीन के पहले सम्राट यानी कि चिन शी, क्या जो भी नाम था उनका, मैं एडिटर से बोल दूं ऊपर लिख देगा। तो जी ये चिन शी नाम का जो सम्राट था ये काफी दुष्ट किस्म का इंसान था। भाई को अमर होने की बड़ी जल्दी थी, तो भाई ने पूरे राज्य में ढोल ढपाल बजवाकर अनाउंसमेंट करवा दिया कि भैया जितने भी जादू टोना झाड़ फूक इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोग हैं वो जल्दी से जल्दी भाई को अमर करने का राज पता करके बताएं। अब भैया यहाँ पर जादू टोना मंडली ये फंस गई। मतलब या तो सम्राट को अमर करो, नहीं तो भैया मरो। अब इस झाड़ फूक मंडली में 2 बड़े ही तेज बुद्धि के इंसान थे। उन्हें यह बात पता थी कि राजा तो अमर होता ना और उन्हें कोई बचा सकता ना। तो उन्होंने ये सोचा हम भैया अकेले काहे मरे, 2-4 को लेकर मरेंगे। अब इन्होंने अपना दिमाग लगाया और राजा से कहा कि महाराज मेरा जादू आपको तभी बचा सकता है अगर राज घराने के मल्लम पट्टी एक्सपर्ट यानी कि वैद्य जी तरल धातु की दवा बनाकर आपको दे। दूसरा बोला कि महाराज जब तक ये दवा बनकर तैयार नहीं होती मैं आपको बुरी आत्माओं से बचाऊंगा, लेकिन क्योंकि आपके दुश्मनों से मैं आपकी रक्षा नहीं कर सकता तो आपको अपने राज्य के चारों तरफ ना एक दीवार बनवानी पड़ेगी। और इसके अलावा इन्होंने राजा को एक और चूरन चिपका दिया कि महाराज आप ना मिट्टी के सैनिक बनवाओ, अगर कल को आपको बीच में कुछ हो जाता है तो ये मिट्टी के सैनिक आपकी रक्षा करेंगे और जब आप वापस जिंदा होगे तो ये आपकी आर्मी बन जाएंगे। अब भैया पता नहीं उस जमाने में क्या लॉजिक लगाकर ये लोग इतनी लंबी लंबी फेंक रहे थे जिसे अपना भाई सच मान बैठा और यहाँ से राजा ने चीन की दीवार की चिनाई शुरू करवा दी। लेकिन इन सारी चीजों में भाई साहब वैद्य जी फंस गए। उन्हें ये बात पता थी कि ऐसी कोई दवा तो होती ना, और अगर उन्होंने दवा ना बनाई तो राजा उन्हें टांग देगा। अब भैया अपनी जान बचाने के लिए वैद्य जी ने राजा की रसीदें काट दी। अब देखो, मरकरी होता है लिक्विड, उसे सॉलिड बनाने के लिए उसमें सल्फर मिलाना पड़ता है। तो भैया वैद्य जी ने गोली तैयार करी, राजा को दी। धीरे धीरे राजा के अंदर जहर फैल गया और मरकरी पॉइजनिंग की वजह से राजा ऊपर निकल लिया, लेकिन बाकी लोग बच गए। ये जो चीन की दीवार है ये भी अमर होने के चक्कर में शुरू हुई थी। जब काम अधूरा रह गया तो बाकी राजाओं ने इसे बाहरी देशों से अपनी सुरक्षा के लिए पूरा करवा दिया। आइए अब आपको धमाके के माल मसाले यानी कि गन पाउडर के बारे में बताता हूँ कि वो अमर होने के चक्कर में कैसे बना। तो भैया 9वीं शताब्दी के समय में टैंग डायनेस्टी के राजा को अमर होने की खुजली मची। मतलब अमर होने के चक्कर में राजा ने मोटे इनाम का फरमान जारी करवा दिया। अब भैया खबर के फैलते ही हर दूसरा इंसान अपने आप को केमिस्ट समझकर दवा बनाने के चक्कर में लग गया। अब इन्हीं में से एक केमिस्ट ने साल्ट पेटर, चारकोल और सल्फर को आपस में मिलाकर गर्म कर दिया और इसके बाद हुआ धमाका। भाई की दाढ़ी, मूंछ, भौं, आंख, बाल सब जल गए। मतलब कुल मिलाकर अमृत तो ना मिला, लेकिन गन पाउडर बनकर तैयार हो गया। 1484 में पोप इनोसेंट 8 ने यूरोप में विच हंट यानी कि चुड़ैल के शिकार को कानूनी रूप दे दिया और इसी की वजह से यूरोप में बहुत सारी बेगुनाह महिलाओं को जिंदा जलाकर मार दिया गया। आप इंटरनेट पर सर्च करोगे तो और जानकारी मिल जाएगी। अब भैया इतने गलत काम करने के बाद इस पोप के पाप का घड़ा भरा और जब ये बुढ़ापे में मरने के हाथ में पहुंचा तो भैया इन बुढ़े बाबा को किसी ने सलाह दी कि बाबा अगर आपकी नसों में जवान खून डाल दिया जाए तो आपकी जवानी वापस लौट आएगी। अब भैया पापी पोप को लालच आया
इसने ये सोचा जवानी तो बाद में भी आ जाएगी, बचपन ले लेते हैं। इसने आदेश दिया और सड़क से 10-10 साल के 3 लड़कों को उठवा लिया और इसके बाद हुआ मानव इतिहास का पहला ब्लड ट्रांसफ्यूजन। अब क्योंकि उस समय सर्जिकल नीडल वगैरह तो थी नहीं, तो इन्होंने उन बच्चों की नसों को काटकर सीधा उस बुड्ढे से जोड़ दिया। अब उस जमाने में किसी को ब्लड ग्रुप के बारे में जानकारी तो थी नहीं, तो भैया नस कटने की वजह से पहले बच्चे मरे और उसके बाद ये बुढ़ा टपक गया। अच्छा, वैसे बहुत कम लोगों को ये बात पता है कि हिटलर की फौज की भी एक जादू टोना डिवीजन थी, मतलब जिसका कुछ नाम एरनबे मतलब कुछ ऐसे ही था, और इसका काम था दुनिया भर में घूम घूम कर हिटलर के प्रोपेगेंडा को आगे फैलाना और जादुई चीजों की तलाश करना। ये लोग भी अमर होने के राज को दुनिया भर में ढूंढते हुए घूम रहे थे और हॉलीवुड वालों ने भी इस वेल डॉक्यूमेंटेड फैक्ट का जमकर फायदा उठाया है। अगर आपने हेलबॉय मूवी देखी है तो उसमें नाजी फौज नर्क के दरवाजे को खोलने की कोशिश करती है। इसके अलावा कैप्टन अमेरिका मूवी में भी नाजी सैनिक टेसरेक्ट के पीछे पड़े थे। अब देखो ये सब असली में तो हुआ नहीं, लेकिन मूवीज ने यहीं से इस कॉन्सेप्ट को उठाया है। अब भैया ये तो हो गई पुरानी बातें, अब जरा विज्ञान पर चलते हैं। अब आपको एक नोबेल प्राइज विजेता साइंटिस्ट की कहानी सुनाता हूँ जिन्होंने पूरी दुनिया को अमर होने का चूर्ण बेचा था। 17 जनवरी 1912 एलेक्सिस कार्लर नहीं शायद कैरल, आपको नाम की स्पेलिंग ऊपर नजर आ जाएगी। ये भाई साहब एक नोबेल प्राइज जीत चुके वैज्ञानिक थे और छोटे मोटे नहीं, इन्हीं की रिसर्च के दम पर आज के समय ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन संभव हो पाया है। अब ये जनाब एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। इन्होंने मुर्गी के भ्रूण यानी कि उसके एम्ब्रोए के दिल का एक छोटा सा टुकड़ा काटकर कांच के बर्तन में पोषक तत्वों के साथ रख दिया। मकसद था ये जानना कि कितने दिनों तक एनिमल सेल्स शरीर के बाहर जिंदा रह सकते हैं। अब ये कमाल की बात तो ये थी कि एक मुर्गी की उम्र 5 से 10 साल होती है, लेकिन ये दिल का टुकड़ा अगले 34 साल तक जिंदा रहा। इस प्रयोग ने पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया। अखबारों में हेडलाइन छपी कि मौत को हराया जा सकता है। फिर भैया 1960 में एंट्री होती है लियोनार्ड हेफ्लिक की। ये नाम याद रखना, ये वही वैज्ञानिक है जिन्होंने हमें ये बताया है कि एक इंसानी सेल अपनी कितनी कॉपीज बना सकता है। अब भैया इन भाई साहब ने अमर होने के तरीके को समझने के लिए यही प्रयोग दोबारा किया, लेकिन इनके द्वारा निकाले गए सेल्स वो कुछ ही दिन में मर गए। जब हेफ्लिक भाई साहब ने और जांच पड़ताल करी तो इन्हें ये पता लगा कि भैया नोबेल प्राइज विजेता एलेक्सिस कैरल ये तो दुनिया को चूना लगा गए। मतलब एलेक्सिस ने मुर्गी के दिल को जिंदा रखने के लिए एम्ब्रोयो जूस और स्टेम सेल्स दिए थे। मतलब आप इसे ऐसे समझो कि जैसे मैं ये कहूं कि कोई दिया 5 साल से जल रहा है और मैं लगातार उसमें तेल और बिना उसे बुझाए उसकी बत्ती को बदलता जा रहा हूं। ठीक बिल्कुल ऐसे ही स्टेम सेल्स देने की वजह से मुर्गी का दिल 34 साल तक जिंदा रह गया। मतलब इन शॉर्ट एलेक्सिस भाई चीटिंग कर गए। अब जरा काम की बात कर लेते हैं, विज्ञान की बात कर लेते हैं। अब जरा ये बताओ, क्या कभी आपने ये सोचा कि हम बुढ़े क्यों होते हैं? और अगर आपको इसका जवाब नहीं मिला तो आइए समझाता हूँ। देखो, हमारा शरीर छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बना है जिन्हें हम सेल कहते हैं। अब हर सेल के अंदर रस्सी जैसा दिखने वाला डीएनए होता है। ये रस्सी एक किताब की तरह है जिसमें हमारे पूरे शरीर का कोड लिखा है। मतलब हमारी आंखों का रंग क्या होगा, हमारे बालों का रंग क्या होगा, हमारे स्किन का कलर, हमारी लंबाई मोटाई, सब कुछ इस डीएनए नाम की किताब में लिखा होता है। शरीर में ज्यादातर सेल्स इस किताब में से अपने काम की जानकारी पढ़ते हैं जिसे हम जीन एक्टिवेशन कहते हैं। अब सवाल आता है, क्या शरीर में हर सेल के पास डीएनए नाम की किताब है? तो इसका जवाब है नहीं। ये जो ऑक्सीजन ले जाने वाली टैक्सी है यानी कि रेड ब्लड सेल्स, ये मैच्योर होने के बाद अपने न्यूक्लियस को और डीएनए को, मतलब डीएनए न्यूक्लियस के अंदर होता है, उसे बाहर फेंक देते हैं। और अब जो मैं बताने जा रहा हूँ उसे बहुत ध्यान से सुनिएगा। देखो, हमें जिंदा रखने के लिए हमारे सेल्स को काम करना पड़ता है, जैसे हमारे खाने को पचाना, हमें सांस लेने में मदद करना, ऐसे ही और भी बहुत सारे काम। लेकिन प्रकृति का नियम है कि जो चीज काम करेगी वो पुरानी तो होगी, उसमें टूट फूट होगी और एक दिन खत्म भी होगी। तो भैया हमारे सेल्स भी मरते हैं, मतलब रिटायर होते हैं और उनकी जगह पर नए सेल्स आ जाते हैं। अब सवाल आता है कि ये नए सेल्स कहां से आते हैं? तो भैया एक सेल मरने से पहले अपनी फोटोकॉपी तैयार कर देता है और जो सेल्स अपनी कॉपी तैयार नहीं कर सकते उनकी कॉपी स्टेम सेल्स यानी कि सेल्स की दुनिया के इंजीनियर जो सारे काम कर सकते हैं वो कॉपी की तरह इस्तेमाल होने लगते हैं और यहीं से सारी समस्याएं पैदा होती हैं। मतलब जब एक सेल की कॉपी बनती है तो डीएनए की कॉपी भी बनानी पड़ती है। अब जरा आप ये सोचो कि एक किताब की फोटोकॉपी कराई जाए और फिर उस फोटोकॉपी की एक और फोटोकॉपी कराई जाए और फिर लगातार ऐसे ही फोटोकॉपी की फोटोकॉपी कराते हुए चले जाए, तो एक समय ऐसा आएगा कि वो फोटोकॉपी पढ़ने लायक नहीं बचेगी। ठीक बिल्कुल इसी तरीके से जब एक डीएनए की कॉपी होती चली जाती है तो एक समय डीएनए इतना डैमेज हो जाता है कि उसे हमारा शरीर रिपेयर नहीं कर पाता। अब जैसे कॉपी की कॉपी करने की एक लिमिट है, ऐसे ही हमारे सेल की कॉपीज बनाने की भी एक लिमिट है। इसी को हेफ्लिक लिमिट कहते हैं। मतलब मोटा माटी कुल जमा बात ये है कि हर कॉपी के साथ डीएनए डैमेज हो रहा है। लेकिन क्यों हो रहा है, आइए अब जरा इसे समझाता हूँ। देखो, ये जो डीएनए नाम की रस्सी है ये हमारे जूते के फीते की तरह है। लो जी, जूते का फीता मिल गया। अब जरा इससे समझो। देखो, इस जूते के फीते के कोने पर एक प्लास्टिक की कवर है जो इसको उधड़ने से बचाती है और बिल्कुल ठीक ऐसे ही हमारे डीएनए के कोने पर भी एक कैप होती है जिसे टेलोमर कहते हैं। अब हर
कॉपी बनने के साथ ये जो कैप है ये थोड़ी थोड़ी घिसती हुई चली जाती है। बिल्कुल ठीक ऐसे ही जब टेलोमर बहुत ज्यादा छोटा हो जाता है या लगभग खत्म हो जाता है तो ये जो डीएनए नाम की रस्सी है ये अनसेफ हो जाती है और यहाँ से डीएनए डैमेज होना शुरू हो जाता है। इसके बाद शरीर उसे रिपेयर नहीं कर सकता, फिर शरीर कमजोर पड़ता है, बीमारियां आती हैं, इसी को बुढ़ापा कहते हैं। अच्छा, यहाँ पर दिमाग में एक और सवाल आता है कि किडनी के सेल्स को या आंखों के सेल्स को ये कैसे पता कि उन्हें क्या काम करना है। मतलब उनके पास जब पूरा डीएनए मौजूद है, पूरी किताब मौजूद है, तो भैया कल वो किडनी के सेल्स ये भी तो कह सकते हैं कि भैया मैं तो आंखें बनूंगा, मैं काहे किडनी का काम करूं, ये फिल्टर विल्टर मैं तो ना करता। अब देखो ऐसा क्यों नहीं होता ये समझो। अपने स्कूल का समय याद करो, जब आप क्लास में पढ़ते थे तो साइंस ही क्लास में साइंस और मैथ ही क्लास में मैथ्स पढ़ाई जाती थी। मतलब आप चाहे कितनी भी जिद कर लो, मैथ्स वाली मैम या सर संस्कृत तो ना पढ़ाने वाले। चाहे पूरे स्कूल में सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हो, लेकिन हर टीचर का अपना ही एक रोल था। अब बिल्कुल ठीक ऐसे ही हमारे डीएनए में शरीर का पूरा कोड तो मौजूद है, लेकिन उसका बस वही हिस्सा ऑन रहेगा जिसके लिए उसको बनाया गया है, जिसे हम जीन एक्टिवेशन कहते हैं। और इसी कारण की वजह से एक सेल चाहकर भी अपने दिए हुए काम के अलावा और कोई काम नहीं कर सकता। मतलब ये एक ऑन ऑफ स्विच की तरह काम करता है। डीएनए का वही स्विच ऑन होगा जिस काम के लिए उसको बनाया गया है। अब सवाल आता है ये क्या गलत स्विच ऑन हो सकता है? तो भाई साहब बिल्कुल हो सकता है। अगर आपने स्पाइडरमैन मूवी देखी है तो पीटर पार्कर मक्कड़ मानव बनने से पहले एक नॉर्मल इंसान की तरह ही था। इसके बाद उसे एक रेडियो एक्टिव मकड़ी ने काट लिया और उसके शरीर में मौजूद डीएनए में अलग अलग स्विच ऑन हो गए और भाई साहब जाले जूले बनाने निकल पड़े। अब ये कहानी काल्पनिक हो सकती है, लेकिन कॉन्सेप्ट विज्ञान के हिसाब से बिल्कुल सही है। अब हर बार गलत स्विच ऑन होने से सुपर पावर्स ही मिलेंगी, ये भी सही नहीं है। मतलब कई बार हमारे शरीर के सेल्स अपना काम धंधा छोड़कर गड़बड़ फैलाने भी लगते हैं, बीमारियां पैदा कर देते हैं जो कैंसर भी बन सकती है। अब सवाल आता है ये कि ये ऑन ऑफ स्विच किसके हाथ में है, इसका कंट्रोल किसके पास है? तो देखो इसका कंट्रोल हमारे शरीर में मौजूद खास प्रोटीन्स के पास होता है। अब अगला सवाल आता है क्या हम इन प्रोटीन्स को कंट्रोल कर सकते हैं? मतलब क्या हम इन प्रोटीन्स के साथ छेड़छाड़ करके किसी भी स्विच को ऑन ऑफ करा सकते हैं? तो हाँ, बिल्कुल करा सकते हैं। इन चीजों पर रिसर्च चल रही है, लेकिन अभी हमें पूरी कामयाबी नहीं मिली है। वैसे क्या आपको पता है कि हेला सेल्स को अमर क्यों कहा गया था? अगर नहीं तो जरा ये सुनो। देखो साइंटिस्ट लियोनार्ड हेफलिक ने यह बताया था कि ह्यूमन सेल 40 से 60 बार ही डिवाइड होते हैं। अब ये नंबर जरा चेक कर लेना, हो सकता है मैं थोड़ा ऊपर नीचे कर गया हूं। तो भैया इस डिवीजन के बाद एक सेल और ज्यादा डिवाइड होने लायक नहीं बचता, मतलब अपनी कॉपीज नहीं बना सकता, और इसी को हेफलिक लिमिट कहते हैं। लेकिन हेला सेल्स ने इस नियम की धज्जियां उड़ा दी थी। मतलब वो 60 बार तो क्या 6000 बार भी डिवाइड होने के बाद नहीं रुके, जिसका कारण था उनके अंदर टेलोमर्स एंजाइम एक्टिव था जो डीएनए के कैप को कभी घिसने ही नहीं देता था, और यही कारण है कि उन्हें इमोर्टल कहा गया। देखो हेला सेल्स को आप नॉर्मल कैंसर सेल मत समझ लेना। नॉर्मल कैंसर सेल्स सिर्फ बॉडी के अंदर ही गुंडागर्दी करते हैं, मतलब जैसे ही उन्हें बॉडी से बाहर निकाला जाता है वो भी मरना शुरू कर देते हैं। हेला सेल्स ही वो रेयर जेनेटिक म्यूटेशन का नतीजा थे जो मर ही नहीं रहे थे। इन सेल्स ने दुनिया भर को बहुत सी महामारियों से बचाया है। उदाहरण के लिए 1950 में पोलियो बच्चों को अपाहिज बना रहा था। जोनास साल्क ने वैक्सीन तो बना ली थी, लेकिन उसे टेस्ट करने के लिए उन्हें मिलियंस ऑफ ह्यूमन सेल्स चाहिए थे। अब बंदर के सेल्स थे उस जमाने में बहुत महंगे, तो हेला सेल्स ने ही उन्हें ह्यूमन सेल्स की अनलिमिटेड यानी कि एनिमल सेल्स की अनलिमिटेड सप्लाई दी थी। जोनास साल्क ने वैक्सीन को हेला सेल्स पर ही टेस्ट किया था। अगर हेला सेल्स ना होते तो पोलियो की वैक्सीन और भी कई सालों तक तैयार नहीं होती और लाखों बच्चे मारे जाते। हमारे वैज्ञानिकों को ये नहीं पता था कि एक वायरस ह्यूमन सेल पर कैसे अटैक करता है, मतलब वो कैसे अंदर घुसता है, डीएनए के साथ कैसे छेड़छाड़ करता है। वैज्ञानिकों ने अलग अलग वायरस को हेला सेल्स के ऊपर छोड़ दिया और यहीं से उन्हें ये पता लगा कि एक वायरस किस तरीके से काम करता है, और इसी खोज के दम पर आगे चलकर जीन एडिटिंग की खोज हुई थी। और यही कारण है कि किसी भी नई बीमारी का इलाज खोजने में आज हमें ज्यादा समय नहीं लगता। ये हेला सेल्स आज के समय हर देश के पास मौजूद है। देखो कुदरत में छिपकली यानी कि लिजार्ड अपनी पूंछ को दोबारा उगा लेती है। सैलामेंडर अपना पूरा हाथ पैर दिल दिमाग का हिस्सा दोबारा बना सकता है। हम इंसान भी सिर्फ 30% लिवर से अपना पूरा लिवर दोबारा बना सकते हैं। मतलब हमारा शरीर ये जानता है कि अगर हमारे शरीर का कोई हिस्सा कट जाए तो उसे दोबारा कैसे उगाया जा सकता है, लेकिन फिर हाथ या पैर कटने पर वापस क्यों नहीं उगता? देखो इसके पीछे 3 कारण है। पहला, किसी भी हिस्से को दोबारा उगाने के लिए सेल्स को युद्ध स्तर पर पागलों की तरह डिवाइड होना पड़ेगा, लेकिन शरीर में ऐसी सेल डिवीजन
डिवीजन की पागलपंती ना हो, इसके लिए P53 जीन नाम का एक चौकीदार बैठा है। अब देखो, कटे हुए हाथ को वापस उगाने के लिए हमारे शरीर के सेल्स को एकदम से तेजी से डिवाइड होना पड़ेगा, और जैसे ही ये काम शुरू होगा P53 जीन उन्हें धर लेगा। इस जीन को कोई मतलब नहीं है कि शरीर में डिवीजन किसका हो रहा है, नॉर्मल सेल्स का या कैंसर सेल्स का। ये तो बस बैठकर ये देखेगा कि सेल डिवीजन एक कंट्रोल्ड रेट के साथ हो। ये तो हो गया पहला कारण। अब दूसरा सुनो, जैसे ही हमको चोट लगती है, हमारे शरीर का इमरजेंसी सिस्टम हल्ला काट देता है। हमारा शरीर फटी हुई शर्ट पर रफू की तरह स्किन के ऊपर एक पैच लगा देता है, जिसे फिब्रोसिस कहते हैं। और इसी फिब्रोसिस का नतीजा है कि एक स्कार यानी कि निशान हमारी स्किन पर बन जाता है। ये इतना सख्त होता है कि इसके आर पार नए सेल्स जाकर हाथ या पैर का दोबारा निर्माण नहीं कर सकते। तो भैया सवाल आता है कि प्रकृति में जो दोबारा अपने अंगों को उगा लेते हैं, वो ये कैसे कर पा रहे हैं? तो देखो, उनके अंदर फिब्रोसिस नहीं होता बल्कि ब्लास्टेमा होता है, यानी कि उनके अंगों पर स्टेम सेल्स का एक गुच्छा बैठ जाता है जो आराम से शरीर की दोबारा बुनाई करता है। और भैया तीसरा कारण है कि हमारा शरीर बहुत ही कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म है। इसे रिपेयर करना तो आसान हो सकता है, लेकिन रिक्रिएट करना ये अभी के लिए संभव नहीं है। अब आप सोच रहे होंगे कि भैया ये संभव नहीं है, वो संभव नहीं है, तो आखिर विज्ञान ने करा क्या है? तो जनाब, विज्ञान हमारी सोच से बहुत आगे जा चुका है। एक बहुत ही फेमस किताब है व्हाई वी एज एंड व्हाई वी डोंट हैव टू। ये किताब डॉक्टर डेविड सिंक्लेयर ने लिखी है। अगर आपने कभी भी उम्र बढ़ाने के कॉन्सेप्ट को सीरियस लिया है तो आपने ये नाम जरूर सुना होगा। ये भाई साहब यूट्यूब पर कहर ढाए हुए हैं। I come from Harvard Medical School, or what I'm going to tell you tonight you would find extremely difficult to believe is true. I'm on record saying that the first person to live to 150 years has already been born. इन्होंने उम्र बढ़ाने के कई कॉन्सेप्ट दिए हैं, जिनमें से एक है बेंजामिन बटन इफेक्ट, जिसका मतलब हुआ एज का उल्टा चलना, यानी कि समय के साथ साथ उम्र का घटना, मतलब बुढ़ापे का जाना और जवानी का वापस आना। डॉक्टर सिंक्लेयर ने बूढ़े चूहों की आंखों में कुछ खास जीन्स को दोबारा एक्टिवेट किया। ये वही जीन्स थी जो चूहों की आंखों में बचपन में तो काम करती थी, लेकिन उम्र बढ़ने के साथ साथ बंद हो गई। अब जैसे ही ये जीन्स एक्टिव हुई, इन्होंने चूहे की आंखों की नसों को दोबारा रिपेयर करना शुरू कर दिया। नतीजा ये हुआ कि बूढ़े चूहों में आंखों की रोशनी वापस लौट आई। इसी को एज रिवर्सल और बेंजामिन बटन इफेक्ट कहते हैं। देखो, डॉक्टर सिंक्लेयर का ये मानना है कि हर आदमी का बुढ़ापा अलग अलग गति से आता है। मतलब कुछ आदमी तो 30, 35, 40 साल की उम्र तक ही बुढ़ापा महसूस करने लगते हैं, और कुछ 60 के होने के बाद भी बुढ़े नहीं दिखते। अब इसी के पीछे हमारे शरीर में मौजूद कुछ खास जीन्स हैं जो लंबे समय तक बुढ़ापे से लड़ती हैं। अब जितनी ज्यादा देर तक ये जीन्स बुढ़ापे से लड़ेंगी, हम उतने ही धीरे धीरे एज करेंगे। अब डॉक्टर सिंक्लेयर का ये कहना है कि हमारी बुढ़ापे से लड़ने वाली जीन्स को अगर हम बार बार रिवाइव कर पाएं, जिंदा कर पाएं, तो इस तरीके से हम अपनी उम्र को बढ़ा पाएंगे और बुढ़ापे को डिले कर पाएंगे। अब देखो, अगर आपसे कोई ये सवाल पूछे कि भैया बुढ़ापे को दूर करने के लिए या खत्म करने के लिए या डिले करने के लिए आप कितना पैसा खर्च कर सकते हो, तो जाहिर सी बात है जितना आप खर्च कर पाओगे आप उतना पैसा खर्च कर दोगे। अब अगर आपको ये बात समझ में आ सकती है, मुझे ये बात समझ में आ सकती है, क्या ये दुनिया के अमीर लोगों को नहीं पता होगी? बिल्कुल पता है। और यही कारण है कि जेफ बेजोस ने, अपने अमेज़न वाले, इन्होंने $3 बिलियन लगाकर एल्टोस लैब्स खड़ी कर दी है, और ये लैब उम्र बढ़ाने के तरीके को ही खोज रही है। बस अब जिस दिन इस लैब से कुछ निकलेगा, पैसा ही पैसा छाप देगा। और ये बेजोस भैया अकेले नहीं है। ये जो ज्ञान फेंकने की टंकी यानी कि जीपीटी के मालिक हैं, क्या नाम था उनका? टैम अल्टमैन। इन्होंने भी रेट्रो बायोसाइंसेज के नाम से कंपनी खड़ी कर दी है। ये भी उम्र बढ़ाने के तरीके को ढूंढने में खर्चे के पर्चे भर रहे हैं। अब सवाल आता है ये कि इन कंपनियों के हाथ ऐसी कौन सी चीज लग गई है जो ये सब नाचे नाचे डोल रहे हैं? तो भैया इनके जो हाथ लगा है उसमें पहला है टेलोमर एक्सटेंशन। देखो, थोड़ी देर पहले मैंने आपको जूते के फीते के ऊपर प्लास्टिक के कवर वाली बात बताई थी कि कैसे वो घिसता है और उसके बाद फीता उधड़ने की कगार पे आ जाता है। बिल्कुल ठीक ऐसे ही हमारे डीएनए की जो रस्सी है उसके ऊपर भी एक टेलोमर नामक कैप लगा है। अब सेल की कॉपीज बनने के साथ साथ ये टेलोमर घिसता है, यानी कि छोटा होता है, और हमारे शरीर की जो कोडिंग है वो डैमेज होना शुरू हो जाती है। लेकिन जरा आप ये सोचो कि अगर किसी तरीके से हम टेलोमर को वापस बढ़ा कर दें, या इसकी लाइफ बढ़ा दें, या इसके घिसने की रफ्तार को कम कर दें, तो हमारी उम्र नहीं बढ़ जाएगी? अब सवाल आता है, क्या ऐसा किया जा सकता है? तो जवाब है, बिल्कुल किया जा सकता है। ये अभी जिन डॉक्टर सिंक्लेयर के बारे में हमने बात करी थी, उन्होंने चूहों में उम्र को उल्टा इसी तरीके से तो किया था। अब देखो, ये सब सुनने के बाद आपको ये लग रहा होगा कि चलो यार मिठाई वगैरह बंटवाओ। अरे नहीं, यहाँ एक समस्या है, मतलब बड़ी समस्या है, और इसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। अभी जरा दूसरे तरीके के बारे में सुनो जो इन कंपनीज के हाथ लगा है। तो भैया दूसरा तरीका है ज़ॉम्बी सेल्स को ठिकाने लगाना। देखो, वैसे तो हमारे सेल्स बुढ़े होने पर अपने आप निपट जाते हैं, लेकिन कुछ सेल्स निहायत ही ढीठ किस्म के होते हैं। ये भैया कभी मरते ही ना, और ज़ॉम्बी बनकर शरीर में आवारागर्दी करते हैं। इन्हें मेडिकल लैंग्वेज में सेनेसेंट सेल
कहते हैं। अब ये सेल खुद तो कोई काम करते ना और दूसरों के काम में भी टांग अड़ाते हैं। फिर इनकी वजह से शरीर में इन्फ्लेमेशन होता है और बुढ़ापे का असर दिखता है। अब इनके इलाज के रूप में सेनोलिटिक्स ड्रग्स बनाने की तैयारी की जा रही है। ये इन्हीं ज़ॉम्बी सेल्स को पकड़ पकड़ कर मारेगी, जिससे शरीर में सिर्फ हेल्दी सेल्स ही रहेंगे। मतलब शरीर के अंदर साफ सुथरा वातावरण बनेगा और इसी तरीके से उम्र बढ़ेगी। और भैया तीसरा तरीका है क्रिस्पर और CAS9। यानी अगर हमारे DNA में कोई बुढ़ा या बीमारी पैदा करने वाली जीन कोई हैंकी पैंकी हरकत कर रही है, तो भाई साहब इस टेक्निक से उसे काट कर एक स्वस्थ जीन को वहां पर लगा दिया जाएगा। और डॉक्टर सिनक्लेयर ने ये टेक्निक आजमा कर हाथ साफ कर लिया है। ये काम करती है। इसके अलावा इन कंपनीज को शरीर को रिपेयर करने की ठेकेदारी में अच्छा खासा प्रॉफिट दिख रहा है। मतलब मान लो किसी भाई साहब ने मदिरा सेवन करके अपने लीवर को पूरी तरह से सड़ा दिया। अब डॉक्टर्स ने बोल दिया कि बेटा लीवर बदलना पड़ेगा, अगर ऐसा ना करा तो तू ऊपर निकल लेगा। अब भैया भाई को डोनर ना मिला। अब ऐसी स्थिति में ये कंपनीज आएंगी, ये बायो इंक का इस्तेमाल करके ऑर्गन्स को 3D प्रिंट करेंगी और इसके बाद ट्रांसप्लांटेशन होगा। और इनके बाद आती है नैनो टेक्नोलॉजी। अब इस टेक्नोलॉजी में छोटे छोटे रोबोट्स आपके खून में घूमेंगे और उन्हें जैसे ही कोई डैमेज सेल या कैंसर सेल दिखाई देगा, ये उसे धर लेंगे। मतलब या तो उसे खर्चा पानी देकर ठीक कर देंगे, फिट बना देंगे, और अगर उसकी हालत ऐसी हुई कि वो ठीक नहीं हो पाएगा तो पहली फुर्सत में ऊपर रुखसत कर देंगे। अब देखो यहाँ एक सवाल आना चाहिए कि बेलगाम फंडिंग और छप्पर फाड़ पैसा कमाने का मौका होते हुए भी ये कंपनीज अभी कहाँ अटकी हुई हैं? इनके सामने आखिर समस्या कहाँ है? तो देखो भैया, अगर हम टेलोमर्स की लंबाई को बढ़ा देते हैं तो हमें ये याद रखना चाहिए कि कैंसर सेल्स भी यही काम करते हैं। वो भी अपने टेलोमर्स को लंबा रखते हैं ताकि वो इनफाइनाइट टाइम्स डिवाइड हो सके। इसका मतलब ये भी हुआ कि अगर हम टेलोमर्स की लंबाई को बढ़ा देते हैं तो हो सकता है कि बुढ़ापा रोकने के चक्कर में हम सुपर कैंसर को जन्म दे दें, जो किसी भी तरीके से किसी भी मेडिसिन से कभी रुकेगा ही नहीं। इसे आप बिल्कुल ऐसे समझो कि गाड़ी की स्पीड बढ़ाने के चक्कर में हमने उसमें से ब्रेक ही निकाल दिए। इसके अलावा वैज्ञानिकों को यह भी डाउट है कि टेलोमर्स के बड़ा होने पर सेल्स टेराटोमस बन सकते हैं। ये एक अजीब तरीके का ट्यूमर है जिसकी वजह से हमारे शरीर पर कहीं भी दांत, बाल या आंख उग सकती है। मतलब इमेजिन करिए कि अचानक से किडनी के ऊपर दांत उगने शुरू कर दें। इस चीज के होने की पूरी संभावना है और ऐसा हुआ भी है, जिसका उदाहरण मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। अब बात करते हैं जीन एडिटिंग की। देखो इसमें यह समस्या है कि अगर हमने गलत जीन को एडिट कर दिया तो भाई साहब कुछ शुरू करने के चक्कर में कुछ ना कुछ तो बंद पड़ेगा। इसमें रिस्क बहुत ज्यादा है और अभी ये टेक्निक पूरी तरह से रिफाइन नहीं हुई है। अब जरा 3D प्रिंटिंग पे बात कर लेते हैं। देखो हमारा शरीर बाहर से आने वाली हर चीज को रेजिस्ट करता है। अगर हमने 3D प्रिंटेड ऑर्गन ट्रांसप्लांट कर भी दिए तो इसकी कोई गारंटी नहीं कि शरीर उसे एक्सेप्ट कर ले। और नैनोबोट्स के साथ भी यही समस्या है। हमारे शरीर का इम्यून सिस्टम हर चीज पर हमला करता है, मतलब जो भी उसे विदेशी लगती है, बाहर से आई हुई लगती है। और अगर एक बार शरीर ने इन्हें रिजेक्ट कर दिया तो ये तय मान लो इंसान ना बचेगा। अब जरा वो उदाहरण सुनो जिसके बारे में अभी मैंने जिक्र किया था। तो भैया लॉस एंजलिस में एक मोहतरमा कॉस्मेटिक सर्जरी कराने के लिए एक डॉक्टर के पास गई। मतलब ये वही सर्जरी होती है जो एक्टर्स वगैरह करवाते हैं अपने आप को जवान और खूबसूरत दिखाने के लिए। तो भाई साहब इन्हें अपनी आंखों के आसपास से झुर्रियां हटवानी थी। अब एक डॉक्टर ने स्टेम सेल्स लिए और इनकी आंखों के पास इंजेक्ट कर दिए। अब भैया बायोलॉजी से छेड़छाड़ उल्टी पड़ गई। ये स्टेम सेल्स उसकी आंखों के अंदर हड्डी बनाना शुरू कर देते हैं। जब मैडम की आंखों में ये सब चुभने लगी, ये डॉक्टर के पास गई तो डॉक्टर ने इनकी आंखों का ऑपरेशन करके उन हड्डी के टुकड़ों को निकाला। तब जाकर मोहतरमा की आंखें बची, नहीं तो हड्डियां निकल आती आंखों से बाहर। आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हो कि लंबी उम्र या लंबे समय तक जवान रहने की मार्केट कितनी बड़ी होगी कि लोग इस हद तक का रिस्क लेने को तैयार हैं। और ये जो कारनामा हुआ था इसे आप इंटरनेट पे सर्च कर सकते हो। मोहतरमा ने लगभग $20,000 खर्च करे थे या 2 लाख खर्च करे थे, मतलब एग्जैक्ट फिगर मुझे याद नहीं है। आप इंटरनेट पे पढ़ सकते हो इसके बारे में। अब जरा एक पल के लिए ये सोचो कि कल को अगर विज्ञान कामयाब हो भी गया, ऐसी कोई टेक्निक कामयाब हो गई जिससे उम्र बढ़ सके, बुढ़ापे को रोका जा सके, तो क्या आपको उसका एक्सेस मिलेगा? वेल, बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। देखो सबसे पहले एंटी एजिंग थेरेपीज ये करोड़ों डॉलर में बिकेंगी और इसके बाद दुनिया 2 हिस्सों में बढ़ जाएगी। जिनके पास पैसा होगा उसके पास ही हेल्थ होगी और बाकी दुनिया ऐसे ही मरने के लिए छोड़ दी जाएगी। अगर आपको इस बात पर शक है तो जरा ये सुनो। हेला सेल्स के मिलने के बाद अमेरिकी सरकार या दुनिया के किसी भी देश की सरकार ने कभी भी हेनरिटा के परिवार की कोई भी मदद नहीं करी। हेनरिटा के बच्चों को तो ये भी नहीं पता था कि उनकी माँ के शरीर से निकाले गए सेल्स दुनिया भर की दवा कंपनियों के लिए अरबों डॉलर छाप चुके हैं। वो तो वैज्ञानिकों के दिमाग में ये बात आई कि अगर हेनरिटा के शरीर के अंदर मौजूद सेल्स में अमर होने का राज है तो क्या पता ये राज उनके बच्चों के शरीर में भी हो। तो उनके शरीर से उनके खून का सैंपल लेने के लिए ये वैज्ञानिक उनके
उनके घर गए और तब जाकर उनके बच्चों को ये बात पता लगी कि उनकी माँ के साथ क्या हुआ था। ये दुनिया बहुत मतलबी है। यहाँ एक इंसान को अगर अपनी जान बचाने के लिए किसी दूसरे को मारना पड़ जाए तो वो चूकेगा नहीं। अब ऐसी स्थिति में आपको क्या लगता है कि ये कंपनियां जब कुछ खोज कर निकालेंगी तो क्या समाज सेवा में लगाएंगी? कभी भी नहीं लगाएंगी। इसीलिए जब भी कभी मुझे ऐसे किसी टॉपिक पर बात करने का मौका मिलता है तो मैं एक बात हमेशा कहता हूँ कि मुझे चिंता नहीं कि विज्ञान आगे बढ़े या ना बढ़े, लेकिन मुझे डर है कि विज्ञान बस सही हाथों में रहे, क्योंकि जब गलत हाथों में पावर जाती है तो वो दुनिया में तबाही ही लाती है। इसका उदाहरण आप डोनाल्ड ट्रंप को देख लो। तो जी यहाँ होती है अपनी वीडियो खत्म। अब जरा इधर उधर की बात कर लेते हैं। आपने नोटिस किया होगा कि पिछले 2 महीने से लगभग 1 महीने में सिर्फ एक ही वीडियो आ रही है। देखो दिसंबर के महीने में तो मेरी तबीयत ठीक नहीं थी तो मैं खुद ही वीडियो पे काम नहीं कर पाया, लेकिन जनवरी में इसके कुछ और ही रीजन रहे हैं। अब देखो ये फॉर्मेलिटी वगैरह मेरे से तो होती ना, मतलब आपसे क्या छुपाऊं, बिल्कुल साफ साफ सीधे शब्दों में बता रहा हूँ। भाई साहब ये चैनल थोड़ा फाइनेंशियल डिफिकल्टीज से गुजर रहा है। अब आपको लगता होगा ये इतने सारे सब्सक्राइबर लेके बैठा है, इतनी सारी शॉर्ट्स वगैरह डालता है, फाइनेंशियल डिफिकल्टी ये क्या बोल रहा है? नहीं भाई साहब यही सच है। देखो यूट्यूब क्रिएटर फील्ड में लोग कमाते होंगे पैसा, मैं इस बात से बिल्कुल भी डिसएग्री नहीं करता, लेकिन जो मेरे साथ हो रहा है मैं आपको बस वही बता सकता हूँ। मतलब जो भी पैसा आता है उसमें से ज्यादातर टीम की सैलरीज और बाकी कंटेंट को प्रोड्यूस करने में ही खर्च हो जाता है। और देखो आप तो मुझे जानते ही हो कि मैं ज्यादा प्रमोशन वगैरह करता नहीं हूँ, मतलब ना के बराबर करता हूँ। वैसे भी अपने को ऐसे प्रमोशन मिलते नहीं है जो हम कर पाए। अब देखो बचा यूट्यूब एडसेंस, तो इसके भरोसे खर्चा पानी निकालना तो बहुत ही मुश्किल है। और इसके अलावा जो मेरे साथ काम करते हैं उन्हें ये लगता है कि मैं यूट्यूब को सीरियस नहीं लेता, क्योंकि मैं वो सारे तरीके नहीं अपनाता जिससे यूट्यूब की मदद से पैसा कमाया जा सके। मेरे साथ काम करने वालों को कुछ समय पर यह लगता है कि इस चैनल के साथ रहकर उन्हें ग्रोथ नहीं मिले। तो भैया नए नए लोग आते हैं, कुछ समय काम करते हैं और फिर छोड़कर चले जाते हैं, और यही वो कारण है जिसकी वजह से वीडियोस एक के बाद एक डिले होती जा रही हैं। अब देखो इस चीज का इलाज मेरे हाथ में तो है ना, तो बस यही कहूंगा कि मैं झेल रहा हूँ और आपसे उम्मीद करता हूँ कि कुछ दिन आप भी झेल लो, क्योंकि एक दिन तो सब कुछ ठीक होना ही है। तो इसी नोट के संग ये है इस वीडियो का अंत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।